आप दोनों की लव मैरिज रही है क्या? नहीं, ये सभी को लगता है कि हम लोग साथ ऐसे रहते हैं कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं जैसे कि बहुत पुराने दोस्त हों। हाँ, नहीं, हम लोग के लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। और आपको बता दें कि हम लोगों ने शायद पहली बार एक दूसरे को देखा होगा तो स्टेज जयमाल पे देखा। संजय जी को परिवार घर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हर संडे को गोमती सफाई करते थे ये। तो उस दिन मैंने बस बोल दिया कि बच्चे के बाल बड़े हो गए, थोड़ा सा ले जाके बाल कटवा देना। नाई की दुकान पे ले गए, नाई की दुकान पे छोड़कर फिर मुझे सूचना आई कि भैया तो गोमती नदी सफाई कर रहे हैं और मेरे बच्चे दोनों छोटे। वो नाई की दुकान पे नाई वाला पार्ले जी पकड़ा के इन दोनों को चुप कराए पड़ा हुआ है। इनका उद्देश्य था कि हमको सिर्फ सोशल वर्क, गरीबों की कैसे हम सहायता कर सकते हैं, इस तरह से उन्होंने तो गरीबों के लिए कंबल है, ब्लड डोनेशन है, गोमती सफाई है, हॉस्पिटल में जाके जो लावारिश होते हैं उनके लिए सेवा करना। हमारा 94 में एक एनजीओ बना था, आज़ाद समाज सेवा। हाँ। उसके थ्रू हम लोगों ने छोटे स्तर से शुरू किया था। 10 कंबल से शुरू किया था हम लोगों ने, कंबल वितरण। हाँ, तो खुदीराम बोस की जयंती पे हम लोगों ने डेट रखा कि उस दिन गरीबों के लिए रजाई कंबल बांटेंगे। आज के दौर में 1000 लोगों के लिए रजाई, और कुछ लोग होते हैं जो सिलाई करके अपनी रोजी रोटी चला सके, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके सिलाई मशीन दी जाती है। मैं संजय भैया का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने एक जस्सू की कहानी बताई थी। जस्सू 10-12 साल का लड़का था, उसके एक्सीडेंट हो गया था। वो ऐसे ही लावारिश सड़क पे उन्होंने देखा, उस बच्चे को उठाया, फिर ले जाके हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुल्तानपुर में एडमिट किया। तो उसके पैर सड़े हुए थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही डॉक्टर थे, तो उनके पास लेके गए तो बोले कि संजय, इसका पैर काटना पड़ेगा। देखिए, ये एक पॉलिटिक्स है और ये तानाशाही सरकार है। जिस बुलंद आवाज़ को पार्लियामेंट में सब लोग सुनते हैं, उसको कैसे दबाना है और कुछ नहीं कर सकते हैं तो जेल में ही डाल दो। केस में कुछ निकला नहीं, चार्जशीट में कुछ है नहीं, ईडी कुछ साबित नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर मेन मकसद है कि उनको जेल में डालना है, तो उन्होंने संजय जी को जेल में डाल रखा है। संजय जी की कमी सबको महसूस होती है, पत्नी होने के नाते मुझे ज़्यादा, इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर बस मन में ये आता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको अंदर किया है। और एक दिन वो बाहर आएंगे, और जैसे अभी नारे लग रहे थे कि शेर आया शेर आया, तो उसी तरह से जब शेर बाहर आके दहाड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता भाभी, आपने टाइम दिया मुझे। थैंक यू। और संजय भैया से हमने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था, शायद उसको 2 साल हो गए होंगे जी। और हमेशा उनका आशीष रहा है हमारे ऊपर। लेकिन आपका रोल बहुत बहुत ज़बरदस्त रोल है आपका। जो कहते हैं ना कि कैमरे के पीछे जिनका रोल है जी, वो उतना मालूम नहीं पड़ता, तो मेरे मन में आया कि आपसे ज़रूर बात की जाए। काफ़ी दिनों से कोशिश हो रही थी। कब बात हुई आपकी संजय भैया से आखिरी बार? कल अभी हम लोग निर्वाचन आयोग में वहाँ पे मिले थे। आज कल वो सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे और बहुत खुशी हुई। और फिर इसके बाद उन्होंने, जैसे शाम को कॉल आती है तो उन्होंने पूछा कि क्या हाल है। मैंने कहा हाल ठीक है, लेकिन वो थोड़ी खुशी भी है, थोड़ा दुख भी है। तो बोले किस बात का दुख है? तो मैंने कहा आज के दिन आप साथ होते, वॉलंटियर होते, आपके परिवार होता। तो कहे कि तुम हो, परिवार है और सब तुम्हारे साथ है, तो तुमको किस बात की दुख है? मैंने कहा नहीं, मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से दुखी हूँ, लेकिन एक लगता है कि अगर आज साथ रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा जज्बा कैसे मेंटेन रहता है? हम कुछ घंटों से साथ में हैं, बात हो रही है काफ़ी देर से, ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा कि संजय भैया यहाँ नहीं है, जेल में है। एक एनर्जी वही है, इस घर का माहौल वही है। शुरू से हम लोग ऐसे ही रहे, मतलब कभी यहाँ पे किसी को रोकना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। एक भाईचारा और पारिवारिक संबंध जैसे बना के चलते। तो ये देखिए, परंपरा जैन में आता है। जैसे हमारे फादर ने ये सब सिखाया है। मुझे अपने बेटी के तरह से कभी उन्होंने नहीं देखा, मुझे एक बेटा का तरह से उन्होंने देखा है, और पूरा काम मुझसे बेटे की तरह ही करवाते थे। जैसे कि उनका ये विचार था कि ये न इसको लगे कि कहीं ये जाए तो एडजस्ट ना हो पाए,
तो मुझे हर चीज़ उन्होंने सिखाया। बैंक में जाना कैसे है, घर का राशन कहाँ से लाना है और सब्जी कैसे लाना है। तो हम लोग 4 बहन 2 भाई थे, लेकिन सबसे बड़े थे, तो उन्होंने जैसे पूरा दायित्व तो मेरे ऊपर दिया था। तो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं चले जाते थे, गोरखपुर चले जाते थे, कहीं भी चले जाते थे, तो उनको ये था कि घर में ये है तो सब एडजस्ट कर ली। तो मुझे कभी लगा नहीं कि हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और ससुराल में भी आए तो बड़े ही रहे। 1-2 महीने बाद फिर मेरी सास ने, ससुर ने रिक्शे पे बैठाया और बोला कि सारे, जैसे मेरी दादी सास थी, वो भी टीचर थी, हेडमास्टर थी, सास भी टीचर थी, फिर हेडमास्टर हुई, पिताजी भी थे। तो और संजय जी उड़ीसा में थे, छोटा भाई उनका केरल में रहता था। दोनों बहनों जब की शादी, इंजीनियरिंग के बाद वो जॉब कर रहे थे तो उस समय उड़ीसा में थे? मेरी शादी के समय ट्रेनिंग चल रही थी उनकी। ट्रेनिंग चल रही थी। हाँ, केवझर में चल रही थी। तो पिताजी ने एक दिन रिक्शे पे बैठाया मुझे, बोला कि आज से तुम्हारा शुरू होता है, ये हॉस्पिटल है, ये सब्जी मंडी है, ये गल्ला मंडी है, मतलब जैसे आमतौर पे बताया जाता है। मैंने कहा पापा क्या मुझको पहले से ये बता रहे कि हॉस्पिटल ही जाना है? कहे इन केस कभी अगर लगे तुम पढ़ी लिखी हो, तुमको ये ना लगे कि किसी की ज़रूरत हो, तुम अपने सक्षम हो और तुम जाके सब काम कर रहे हो। तो हमको लगता है कि 6 महीना भी नहीं हुए होंगे, मेरे ऊपर सारे दायित्व आ गए। जैसे घर का होता है ना, सुई से लेके धागा तक सारे काम मेरे ऊपर आ गए। संजय सिंह का घर से कोई मतलब नहीं था उनको अपने, जब भी वो वहाँ से ट्रेनिंग करके आए, और फिर इसके बाद लगा कि चलो एक इंजीनियर है। लेकिन वो एक बार की घटना हम आपको बता दें, ये धनबाद की घटना है। माइंस में इनको अंदर जाना था जब इंजीनियर थे। इंजीनियरिंग थे। तो उस दिन हम लोग टीवी जब देख रहे थे, छोटा वाला भाई आ रखा था इनका, और रात में न्यूज़ चला कि वो माइंस दब गई है, मतलब। अच्छा। तो उस समय हम दोनों के टेंशन बढ़ गए थे। इनका छोटे भाई जो आशुतोष है, मोनू कहते हैं घर में, और हम लोग रात भर पूरा घर में कमरे में इधर से उधर से गए, क्योंकि रात को 12-1 बजे मम्मी पापा को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था। तो हम लोग ये सोच रहे थे क्या करा जाए, कैसे करा। जितने भी फ़ोन नंबर वहाँ पे थे, पीएनटी के नंबर थे, सारा डायल किया, कोई खबर नहीं मिल रही थी। और जब 2 बजा रात को, 2 बजे रात की घंटी बजती है, तो हम दोनों लोग ये बोलते हैं कि आप जाके दरवाज़ा खोलो, वो बोलता है कि आप जाके दरवाज़ा खोलो। तो उस दिन का, जैसे आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे हम लोगों ने गेट खोला और सामने संजय जी को देखा, तो इतनी तेज़ से हम दोनों के मुंह से आवाज़ निकली कि अरे भाई साहब आ गए। दोनों के मुंह से यही चीज़ निकला कि भाई साहब आ गए। और फिर मेरे ससुर जी उठे, कहे क्या हुआ, क्यों चिल्लाया जा रहा है? तो फिर हम लोगों ने बैठ के सारी घटना बताई कि ऐसी सी बात थी। तो पिताजी ने भी डांटा कि तुम लोग बताए क्यों नहीं। तो हम लोग सोचे कि रात में पापा आपको परेशान क्या करें। तो हम दोनों आपस में ही बात कर कर के सलूशन निकाल रहे थे कि कैसे क्या किया जाए, कैसे खबर मिले। तो फिलहाल वो जब आ गए तो सब अच्छा रहा। और उसी दिन वो छुट्टी लेके बस में सफ़र कर रहे थे, और रेडियो चल रहा था कि माइंस फट गई। तो उनको भी टेंशन था कि घर वाले अगर समाचार सुन रहे होंगे तो उन लोग को ये तकलीफ़ हो रही। लेकिन फ़ोन होते नहीं थे उस टाइम? हाँ नहीं, उस समय फ़ोन वगैरह नहीं थे, पीएनटी से बात होती थी वहाँ पे, जहाँ पे वो धनबाद में थे तो ऑफिस का नंबर था, कुछ जहाँ पे रहते थे वहाँ पे का पीएनटी ही नंबर था उस समय। तो उस समय जब जॉब करते थे संजय भैया, तो उस समय भी कोई ऐसा कि यूनियन लीडर वगैरह कुछ? वो हर जगह यूनियन ये वाला ही काम किए। तो फिर जब माइंस का हो गया तो पिताजी ने कहा कि अब तुमको माइंस में नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको लगा कि अब कहीं और इसका सेट कराते हैं। तो इनका एमपी में सीमेंट में बातचीत चला, फिर वहाँ पे इनका सिलेक्ट हो गया। तो अब इनको पता चल गया कि अब हमको एमपी में जाके जॉब करना है। तो मम्मी को ये लगा, खुशी भी थी और एक तरफ दुख था कि अगर बेटा चला जाएगा तो बहू भी चली जाएगी। तो रात भर रोई। सुबह जब हम उठते हैं तो पिताजी बोलते हैं कि आज तुम्हारी मम्मी रात भर रोई। मैंने कहा क्यों? कहे कि बोल रही थी कि संजय चला जाएगा और अनीता चली जाएगी तो घर खाली हो जाएगा। मैंने कहा मम्मी कौन इनके साथ जाता है, भूखे मार डालेंगे हमको। तो ये समाज सेवा करेंगे, वहाँ पे भी आंदोलन करेंगे। ये चीज़ मैंने फिर इनको बताई तो इन्होंने रघु जी से कहा कि
वहाँ पे जिस कंपनी में इनका लगा था तो वहाँ पे कहवा दिया कि जिसको अपॉइंटमेंट कर रहे हो, एक नंबर का वो नेता है, यहाँ पे आके यूनियनबाजी करेगा और ये रोज़ आपका बंद करा देगा, ये है वो है, तो इसका कैंसिल करो। तो अभी हम लोग इस बात को लेके हंसते हैं कि आज के दौर में नौकरी के लिए सिफारिश लगती है, लेकिन संजय जी की नौकरी छुड़ाने के लिए सिफारिश लगी। किसने की? रघु ठाकुर जी ने। रघु ठाकुर जी ने फोन किया उधर कि आप गलती कर रहे हो। गलती कर रहे हो। और रघु ठाकुर जी तो राजनीतिक गुरु हाँ, हैं लेकिन संजय जी के। बस उन्होंने कहा, उन्होंने माना, इनकी बात वो कभी टालते नहीं हैं और रघु जी की बात ये नहीं टालते। तो इन्होंने कहा अध्यक्ष जी मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे यहाँ पे रह के सुल्तानपुर में रह के कुछ सोशल वर्क करना है, कुछ ऐसा काम करना है जिससे मैं गरीबों तबके के लोगों को मैं सहारा बनूं या मैं उन लोगों के लिए काम करूं। नौकरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो रघु ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि वो नौकरी करें वहाँ पे? अब उनका ये था, लेकिन वो अभी भी अफसोस जाहिर करते हैं कि मुझसे ये गलती करवाया है संजय ने कि नौकरी देने के लिए सब सिफारिश करवाते हैं, ये नौकरी छुड़वाने तो के ये संजय भैया ने कहलवाया था? संजय भैया ने रघु जी से बोला था कि आप ऐसे बोलेंगे। ओह, और ये नौकरी मिली थी बाबूजी के कहने से, मतलब कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने हाँ, सिफारिश मतलब सिफारिश हुई थी, कुछ इनका वो था, उसी ब्रांच में मिल गया था, सीमेंट में आ गया था। अच्छा, इनको नौकरी करना नहीं था। और आपको बता दें कि एक ज्योतिषी भी मिल गए थे, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपका बेटा नौकरी नहीं करेगा, पॉलिटिक्स करेगा, पॉलिटिक्स में बहुत आगे जाएगा। तो हम लोग उस समय बड़े गुस्से होते थे, अरे क्या ही लोग ऐसे बोलते रहते हैं, यहाँ पे तो गरीबों के लिए कम्बल है, ब्लड डोनेशन है, गोमती सफाई है, हॉस्पिटल में जाके जो लावारिश होते हैं उनके लिए सेवा करना। इनका उद्देश्य था कि हमको सिर्फ सोशल वर्क, गरीबों की कैसे हम सहायता कर सकते हैं, इस तरह से उन्होंने ये किया। लेकिन आप दोनों की लव मैरिज रही है क्या? नहीं, ये सभी को लगता है कि हम लोग साथ ऐसे रहते हैं कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं जैसे बहुत पुराने दोस्त हों। हाँ, नहीं, हम लोग के लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। और आपको बता दें कि हम लोगों ने शायद पहली बार एक दूसरे को देखा होगा तो स्टेज जयमाल पे देखा है, रिंग सेरेमनी में भी नहीं देखा है, वैसे भी आके नहीं देखा है, न इन्होंने देखा न मैंने देखा। जब स्टेज पे आए तो एक जैसे लगता था कि कोई दो पुतले बैठा दिए गए हैं, गुड्डा गुड्डी, आपस में जानते भी नहीं एक दूसरे को, कुछ नहीं जानते थे। और फिर इसके बाद हम लोग की जब शादी हो गई, घर पे आए तो एक हफ्ता हम लोग ने दोस्ती करी। ये हुआ कि पहले हम लोग दोस्त बनते हैं, परिवार के बारे में जानते हैं। कैसे की शुरुआत दोस्ती की? उन्होंने हाथ बढ़ाया कि आपने हाथ उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, आपके परिवार में कितने लोग हैं, क्या है, कैसे रहा आपका। तो पहले मैंने बताया, फिर मैंने पूछा, तो फिर उन्होंने उड़ीसा की कहानी सारी बताई, उनके दोस्त यार जितने मस्ती करते थे। तो हमारा भी ऐसे ही रहा। तो फिर दोनों लोग इसी तरह से हफ्ता 10 दिन में थोड़ी दोस्ती यारी हो गई थी। इसके बाद हम छोड़ के अपना एग्ज़ाम देने के लिए जौनपुर चले गए और ये उड़ीसा चले गए। तो कितना टाइम जॉब की संजय भैया ने? ज़्यादा नहीं शादी किया, के बाद तक? कुछ नहीं, 6 महीना। 6 महीने बाद जॉब छोड़ दी? छोड़ दिया। उनको इंटरेस्ट ही नहीं था जॉब करने में। उनको तो जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम उनको दे दिया गया, टास्क दिया है कि आपको नौकरी करना है। और नौकरी कम, वहाँ यूनियनबाजी ज़्यादा करते थे, दोस्तों के साथ मस्ती करते थे। उनको ये रहता था कि हम सुल्तानपुर कितना जल्दी पहुँचे कि मैं अपने क्षेत्र में काम करें और गरीबों के लिए करें और मजलूमों के लिए करें। उनका शुरू से यही उद्देश्य था। तो अपना आके तो जब नौकरी छोड़ी तो आपसे सलाह मशवरा हुआ था? कोई सलाह मशवरा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको जो करना है वो अपना करेंगे। वो आज भी नहीं किसी की सलाह मानते हैं। अगर कोई सलाह देता था कहता जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, आगे अच्छा ही होगा, ये बोल के वो करते हैं। तो आपने लड़ाई वड़ाई नहीं हुई उस समय जब जॉब छोड़ी? मुझे लगता है कि लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं था। करना इंसान को अपने हिसाब से होता है। तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि जैसे हम अपने घर जाते थे तो सब बोलते थे ना कि एक इंजीनियर की बीवी है, इंजीनियर, तो पार्टी करते हैं। तो सारा हम करते थे, पार्टी भी करते थे दोस्त यारी के साथ। फिर मन में गुस्सा भी आता था, ये भगवान क्या ही हम कर रहे हैं। तो एक दिन मैंने खर्चा भी कर रहे हैं और सैलरी की से मिल भी कुछ नहीं मैंने एक दिन अपने फादर से पूछा, पापा आपने किससे मेरी शादी करी? एक समाज सेवा से शादी करी कि इंजीनियर से शादी करी? तो उन्होंने बस सिर्फ एक लाइन बोला कि समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो हो सकता है तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल हो
इसी में तुम्हारा उज्जवल हो, तो इसलिए जो कर रहा है उसको करने दो, अच्छा कर रहा है। तो कभी परिवार की तरफ से कभी ये नहीं रहा कि उनका दामाद है कुछ नहीं करता है। मेरे पापा को प्राउड फील करते थे, उनको भी मतलब ये सब काम उनको भी अच्छा लगता था। ये काम हम भी शादी के पहले करते थे, तो उनको लगता था कि दोनों ठीक हैं, रहेंगे अपना, एक दूसरे से मिलके अपना काम करते रहेंगे। आपका भी एमए सोशियोलॉजी है ना? जी। तो आपका भी समाज कल्याण में, समाज सेवा में इंटरेस्ट रहा है? हाँ, मेरा रहा, शुरू से रहा। जैसे कि मुझे, जैसे हमारे साथ की लड़कियां होती थी, कोई गरीब तबके की होती हैं, फीस वगैरह नहीं दे पाती थी, तो वो कह भी नहीं सकती थी। तो जैसे मुझे पता चलता था तो मैं जाके अपना चुप्पे से, चोरी चुप्पे जाके वहाँ पे फीस वगैरह दे देते थे, और प्रिंसिपल को बोल देते थे कि मैम इसकी जिक्र आप मत करिएगा, बोलिएगा कि मैंने तुम्हारी फ़ीस माफ़ कर दी है। तो इस तरह से छोटा मोटा जितना होता था, जो मेरा पॉकेट मनी मिलता था उससे, और नहीं तो फिर पापा से लेके ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हेल्प हम कर लेते थे सबका। मैं आज से पहले आपके घर आया तो उस दिन मुझे ऐसा याद है कि आपकी एनिवर्सरी थी, आपकी और भैया की, और आपने शायद राघव की सगाई में जाना था शाम को, ऐसा ही था ना? हाँ जी। और भैया बहुत लेट हो गए थे, उनकी फ़्लाइट शायद लेट हो गई थी, या फ्लाइट पहली छूट गई थी और दूसरी से वो आ रहे थे। रात के तकरीबन 8:45-9 बज चुके थे, और मैं देख रहा था बहुत, मैं डर गया था देख के कि आज तो कैसे संजय भैया नहीं, वो हमेशा निपटेंगे होता है भाभी से। कि कभी एनिवर्सरी हो या करवा चौथ हो या मेरा बर्थडे हो, वो टाइम से ही 10 मिनट पहले ही पहुंचते हैं। तो इनफ रहता है कि चलो, हमको लगता है कि कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं फंस गए होंगे। झगड़ा करने से कोई कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। अभी कितना ऑफ्टन बात होती है? आखिरी बार जैसे आपने कहा कि अभी कल ही हुई थी। हाँ, कल हुई थी, और मतलब कि हफ्ते में 2 दिन वीडियो कॉल हो जाती है, और हर रोज़ 5 मिनट की कॉल हो जाती है, तो बात हो जाती है। अच्छा, एक कॉल ऑनलाइन वीडियो कॉल रहती है या फ़ोन पे बात हो जाती है, कैसे नहीं होता है? नहीं, 2 दिन वीडियो कॉल रहती है, और बाकी 5-6 मिनट का कॉल होता है, और डेली होता है। डेली हो सकता है, ठीक है। तबीयत कैसी है भैया की वहाँ पे? तबीयत ठीक है। अभी मैंने उनकी सारी दवाई वगैरह अभी दे दिया है, तो अभी बेटर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और स्वस्थ हैं। उनका मनोबल पूरा स्ट्रांग है, अभी कमज़ोर नहीं है। तो इसलिए लगता है कि उनको कमज़ोर करना भी नहीं चाहिए, उनको स्ट्रांग बने रहना चाहिए, और हम लोग को भी ऐसे ही दिखाना है कि हम लोग भी स्ट्रांग है, आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो सुनने वाले हैं, बस वो सद्भावनाएं भेजें। और अभी फ्राइडे का फास्ट आपने शुरू किया, जी। वो उसका क्या लॉजिक था, वो क्या नीयत से शुरू किया? संजय जी, जब भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ आधार होता है। जैसे उन्होंने फास्टिंग का रखा, तो उनको ये लगता है कि जिस जगह हम हैं, हिम्मत, ताकत और एक मनोबल की ज़रूरत होती है। तो ये नहीं कि फास्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैंने फास्ट कर लिया, काम करता है। इससे आपको एक हिम्मत मिलती है, मनोबल मिलता है, और आगे आप जब मैसेज देते हो और अगले लोग भी करते हैं वहाँ पे। जैसे हमारे यूपी में पूरे ज़िले में कार्यालय पे या कुछ जो भी, जहाँ भी जिसकी इच्छा होती है, सभी लोग करते हैं। कोई हमारे घर में जैसे सुफियान है, रोज़ा रखता है, आशुतोष व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं। जितने हिंदू धर्म के हैं उपवास करते हैं और वो रोज़ा रखते हैं। जो जो भी जिस जाति के हैं, सब अपने हिसाब से शुक्रवार को रखते हैं। शुक्रवार ऐसा दिन होता है कि हर मजहब के लिए अच्छा होता है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो। तो अच्छा संदेश भी जाता है, और इससे ये लगता है कि आपको शक्ति मिलती है। भारत माता की शक्ति हो, दुर्गा जी की शक्ति हो, शंकर जी की शक्ति हो, साईं बाबा की शक्ति हो, तो आपका मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए ये उन्होंने जो आह्वान किया हर शुक्रवार को उपवास करने के लिए, तो जेल में भारत माता की फ़ोटो रख के सामने, उनके साथ अब बढ़ गए हैं। पहले वो अकेले कर रहे थे, अब उनके 2-4 साथी भी उनके साथ बैठ के उपवास कर रहे हैं। और इसी तरह से हम अपने आवास पे यहाँ पे भारत माता का उपवास करते हैं। आप खुदीराम बोस की जयंती पे? हाँ, हमारा 94 में एक एनजीओ बना था, आज़ाद समाज सेवा। हाँ। उसके थ्रू हम लोगों ने छोटे स्तर से शुरू किया था।
10 कंबल से शुरू किया था हम लोगों ने। कंबल वितरण। हाँ, कंबल वितरण। और 96 में वो एनजीओ मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो खुदीराम बोस की जयंती पे हम लोगों ने डेट रखा कि उस दिन गरीबों के लिए रजाई कंबल बांटेंगे। तो अब धीरे धीरे वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आज के दौर में 1000 लोगों के लिए रजाई, लड़कियां जो गरीब लड़कियां हैं पैदल आती हैं उनके लिए साइकिल, और कुछ लोग होते हैं जो सिलाई करके अपनी रोजी रोटी चला सके, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके सिलाई मशीन दी जाती है। इस बार का था कि हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि संजय जी है नहीं, तो थोड़ा सा ये लगा था कि पहली बार हम अकेले कुछ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पहली बार तुमने करवा चौथ भी करा है, पहली बार तुमने दिवाली भी करा है, पहली बार तुमने दशहरा भी किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ तो नहीं काम करना चाहिए, और ज़्यादा काम करना चाहिए तुमको। और इस बात को मुझे भी खुशी होगी कि मेरे न रहने पे तुम कर रही हो। तो उनके खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए फिर हम लोगों ने तय किया कि 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि है। उस दिन सुल्तानपुर में तिकोनिया पार्क में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये हमेशा सुल्तानपुरी में ही होता रहा? हाँ, ये सुल्तानपुर में ही होता है और ये लगभग 28 साल हो जाएंगे इस प्रोग्राम को करते हैं। अनवरत चल रहा है तब से? जी, अभी तक कभी आगे पीछे नहीं हुआ। बस डेट का आगे पीछे हो जाता है कि कभी जैसे पिछली बार 15 दिसंबर को हुआ था क्योंकि इनका सेशन चल रहा था। तो जब सेशन वगैरह चलता है तो डेट हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। इस बार का थोड़ा सा दूसरा माहौल था, लेकिन फिर भी जब उनके वो इमोशनल अत्याचार किया मेरे ऊपर, फ़ोन किया कि अगर तुम ये कार्यक्रम नहीं करोगी तो हम बात नहीं करेंगे, वीडियो कॉल का जब तुम रिक्वेस्ट भेजोगी तो मैं नहीं बैठूंगा। तो अंदर से भी इमोशनल अत्याचार करते रहते हैं। उनको अपनी बात मनवानी रहती है, उनको अपना काम करवाना रहता है, तो किसी भी तरह से करके वो करवा लेते हैं। तो हम लोग राजी हो गए हैं कि अब उनका काम हम लोग इस करेंगे। बात पे नाराज हो गए थे कि आपने हाँ, ये डिले क्यों किया? इसलिए नाराज हो रहे थे कि उन गरीबों का क्या दोष है। उनका तो आस लगाए होंगे कि संजय भैया आएंगे, और उन लोग को 3 तारीख याद रहता है। तो फ़ोन भी आया मेरे पास कि क्या इस बार रजाई कंबल नहीं बांटा जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं बांटा जाएगा, थोड़ा सा समय लग रहा है। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा आगे लेट हो गया। अभी इनका राज्यसभा का भी चल रहा था, तो इसमें भी थोड़ा दिमाग लगा था कि कागज़ वगैरह भी मंगाने रहते, इकट्ठे सारे प्रोसेस होते हैं। तो फाइनली 12 तारीख को सर्टिफिकेट मिल गया। तो एक काम हो गया। अब दूसरा उनका काम करने के लिए हम 30 तारीख को सुल्तानपुर में रहेंगे, और हमारे साथ काफ़ी वॉलंटियर जाएंगे, विधायक भी जा रहे हैं। जो पहले भी जाते थे, भैया के समय भी जाते थे, और वो बोले कि अब भैया नहीं है तो आप है, तो हम लोग का दायित्व तो बनता है कि आपके साथ चले। तो सब लोग 29 तारीख को लखनऊ पहुंच जाएंगे, 30 को सवेरे सब लोग सुल्तानपुर के लिए जाएंगे। भाभी, मेरे इंटरव्यू में मुझे याद है जब मैं संजय भैया का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने एक जस्सू की कहानी बताई थी। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बताई थी जिसमें उन्होंने एक समाज सेवक के नाते अपना दायित्व निभाया है। आपको याद है उसकी कहानी, जस्सू की कहानी, क्या था वो? हाँ, जस्सू 10-12 साल का लड़का था, उसके एक्सीडेंट हो गया था। वो ऐसे ही लावारिश सड़क पे था, और रात में ये फैजाबाद से आ रहे थे कि कहीं से, मतलब उस रूट पे आ रहे थे। उन्होंने देखा, उस बच्चे को उठाया, फिर ले जाके हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुल्तानपुर में एडमिट किया। तो उसके पैर सड़े हुए थे, मतलब हो गया था सेप्टिक होने का डर था। अच्छा। सेप्टिक था। तो हमारे यहाँ सर्जन है डॉक्टर AK सिंह, तो उनके पास वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही डॉक्टर थे, तो उनके पास लेके गए। तो बोले कि संजय, इसका पैर काटना पड़ेगा, इसका काफ़ी पैर खराब हो चुका है। तो इन्होंने कहा नहीं सर, इसका पैर काटना नहीं, जो भी आप कहेंगे जैसे भी करेंगे, हम इसकी सेवा करेंगे। तो एक सेप्टिक वार्ड में उसको रखा गया, और ये उसके पैर में कीड़े पड़ गए थे। अच्छा। सड़ गए थे, मतलब कीड़े पड़ गए थे, और संजय जी खुद अपने हाथों से उसके पैर की सफाई करते थे। दवाइयाँ डाल के उसकी सफाई करना, उसका पट्टी मलहम करना, सब चीज़ उसका संजय जी ही करते थे। फिर जैसे हम शाम को जाते थे, सब्जी मंडी थी वहीं पे, तो हम सब्जी वगैरह भी लेने जाते थे।
तो उसको देखने के लिए भी चले जाते कि क्या है। तो वो मुझे बड़ा धमकी दे के बोलता था कि मुझे आलू का पराठा खाना है, मटर का पराठा खाना है। तो हम कहे ये सब अभी तुमको नहीं खाना है। तो मुझे धमकी देता था कि हम संजय भैया को बता देंगे कि भाभी जो है मुझे पराठा नहीं देती हैं खाने के लिए। तो पूरा संजय जी के ऊपर हक जमाता था कि यही मेरे सब कुछ है। तो जैसे उसकी इलाज चल रहा था, तो बीच में जैसे कुछ दवाइयाँ महंगी थी और इनके पास पैसे नहीं थे। ये साइकिल से आए, हमारे एक बड़े भाई हैं, पप्पू भाई हैं, रिजवान जी हैं, उनका हम लोग पप्पू भैया कहते हैं। उनसे बोले कि भैया कुछ पैसे की ज़रूरत है, एक लड़के का वो है। उन्होंने कुछ दिया पैसा, फिर आए। एक दिन रात को 12 बजे आए और मुँह जैसे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। मैं उठी, मैंने कहा क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो? कह रहे नहीं, वो जस्सू की दवा लानी है और पैसे नहीं है, थोड़ी महंगी दवा है, उसका पैर नहीं तो कट जाएगा, उसको बचाना ज़रूरी है। तो इसमें हम कह रहे टेंशन लेने की क्या बात है, क्या पैसे नहीं है, कैसे करूं? तो मैंने कहा टेंशन मत लो, मेरे पास जो है मैं आपको दे देती हूँ। मैंने अपने कड़े उतारे, हम कहे ये पकड़ो और उसको ले जाके जो भी पैसा मिले इसका इलाज करा दो। तो ऐसे ऐसे करके समाज सेवा में मेरे जैसे जेवर होते हैं कुछ कुछ, उन्होंने दान कर दिया और समाज सेवा करा। वो बच्चा जब ठीक हो गया तो इस बात की बहुत खुशी हुई कि जेवर से बढ़ के बच्चे की जान थी। तो मुझे आज बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे लिए वो कड़े ज़रूरी नहीं थे, उस बच्चे की जान ज़रूरी थी। तो मैंने आज तक कभी कंप्लेन भी नहीं किया संजय जी से कि आपने मेरे जेवर को बेच के समाज सेवा किया। इन्होंने इसका लल्लन टॉप में जिक्र किया था, तो मेरे घर वालों को पता चला कि संजय जी ने ऐसा काम किया, क्योंकि मैंने कभी इसका जिक्र ही नहीं किया था। जब वो बच्चा ठीक हो गया और किसी तरह से पता चला कि उसका घर कहाँ है, तो इनके दोस्त अशोक सिंह है, दोनों लोग मोटरसाइकिल से उस बच्चे को बैठा के उसके घर की तरफ निकले। तो एक पेट्रोल टंकी पे रुके पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए। तो जो पेट्रोल टंकी पे एक बंदा था, तो बोला कि अरे ये तो उनका लड़का है, जैसे किसी का नाम लेके पहचान बोला। गया उसको? हाँ, उसको पहचान गया। तो बोले कि तुमको पता है इसका घर? तो बोले हाँ। तो उसके घर तक लेके गए और उसके माँ बाप अपने बच्चे को कई साल बाद, 2 साल तो हम ही लोग का सेवा चला, उसका पैर एकदम ठीक हो गया, गबरू जवान हो गया, वो 15 साल का हो गया। तो गया तो घर वाले थोड़ा सा, उनको भी अच्छा लगा, मेरा बेटा इतना दिन के बाद आया, स्वस्थ है, अच्छा है। तो जब वो छोड़ के जाने लगे, पीछे से मोटरसाइकिल पकड़ा, कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा, आप मेरे सब कुछ हो। तो उस समय संजय जी भी भावुक हो गए और अपने आप को थोड़ा संभाला, उस बच्चे को थोड़ा सा वो किया। फिर जब वो छोड़ के आए घर पे, तो थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। तो मैंने पूछा क्या हो गया? क्या आज उस बच्चे से मैं दूर हुआ हूँ। तो खैर उसके घर वाले को बच्चा मिल गया, उन लोग खुश हो गए। इनको भी लगा कि मैंने बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी, उसको भी मैंने पूरा किया। तो उसका इसी तरह से देखभाल किया। और लेकिन उसका मासूम चेहरा था जब वो 12 साल का था, और जब वो बड़ा उससे बोलता था मैं अभी संजय भैया से शिकायत करूंगा कि आप मुझे पराठा नहीं दे रहे हो। और उसका हर दिन डिमांड होता था, ठंडी का मौसम था तो खाने के लिए, तो कभी पालक का पराठा बनवाता मुझसे, कभी मटर का बनवाता, कभी आलू। तो फिर एक दिन कह रहा मुझे अनार का जूस नहीं देंगे? हम क्या नहीं लाएंगे, जाओ तुम मोटे होते जा रहे हो। कह रहा ठीक है, मैं शाम को भैया आएंगे, फिर आपको कंप्लेन करूंगा, फिर आपको डांट पड़ेगी। तो हम कहे हाँ तू ही डांट पड़वा ले फिर। तो खैर उसका सारा जो भी इच्छा होती थी हम लोग अपना करते थे कि किसी का बच्चा है, खाने पीने का कोई उसको प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए काफ़ी लोग सहयोग भी करते थे, जो भी जाता था उससे मिलने के लिए, तो उसको कभी कोई जूस, अनार का जूस, किसी चीज़ का जूस, लस्सी, कुछ भी लेके जाता था। वो इतना खुश रहता था। तो उसकी खुशी देख के ये लगता था कि हम लोग कुछ थोड़ा सा अच्छा काम किए हैं कि इस बच्चे की मुस्कुराहट आ गई है। कब तक बात होती रही उससे? अभी कभी टच में है? नहीं, अभी वो टच में नहीं है, काफ़ी अरसा हो गया हमको लगता है। जब वो छोड़ के आए थे तो कुछ दिन टच में रहा, फिर धीरे धीरे इनका भी काम ऐसे ही रहा। इनको तो कभी ये काम है, कभी तो उसमें फिर थोड़ा सा टच उसका ख़त्म हो गया। लेकिन कभी कभी पता चल जाता है कि स्वस्थ है, अच्छा है, आज भी याद करता है, उनका परिवार भी याद करता है।
एक मीडिया में स्टोरी बहुत चली थी जब एक माता जी को संजय भैया ने आइडेंटिफाई किया था और उनको घर ले आए थे। हाँ माता शायद जी 4-5 साल पुरानी बात होगी, हाँ ये कोरोना के समय की बात कोरोना है। के समय की बात है। उस माता जी को 3 बेटे और 2 बेटी हैं, और तो इनका एक बेटा बॉम्बे में रहता था और उसकी तबीयत खराब थी तो दादी अम्मा गई हुई थी। जब वो बेटा ठीक हो गया तो उनको निकाल दिया घर में, जैसे होता है पति पत्नी में कलह जो भी रहा होगा, तो दादी जी को निकाल दिया था। तो स्टेशन पे मिली, बरखा दत्त जी ने स्टोरी किया था। अच्छा। तो उस स्टोरी को उन्होंने उस पे ट्विटर पे देखा तो बड़े भावुक हुए कि एक बुजुर्ग महिला को बाहर कर दिया बेटा। तो ये रात भर सो नहीं पाए। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो बोले कि ऐसी सी बात है। हम कहे उसको मंगा लीजिए। फिर किसी तरह से माता जी यहाँ आई, फिर हमारे घर पे रहीं, और बीच में फिर जब उनका टेस्ट हुआ तो उनको कोरोना था, तो फिर उनको एडमिट कराया गया। जब एकदम स्वस्थ हो गई तो यहाँ पे काफ़ी दिन रहीं, और पूरा उस सास का जो रोल होता है, मेरी सास ने तो रोल नहीं अदा किया था, लेकिन माता जी ने बड़ा सास वाला रोल अदा किया। क्या रोल किया था? कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, इतनी रात को क्यों जाती हो। कभी आपकी सास ने नहीं पूछा, लेकिन वो हाँ, पूछती थी। तो फिर मैं इनको फ़ोन करके बताते, यार आज तक तो मम्मी ने कभी नहीं पूछा कि कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, ये तो पूरी सास की रोल अदा कर रही हैं। तो बोले कोई बात नहीं, वो दादी हैं। तो उनका प्रॉपर हम अपने लड़कों को बोल रखा था कि उनका चाय पानी, खाना पीना, कपड़ा लता सारा दुरुस्त रखना। तो काफ़ी इंजॉय करती थी दादी। कोई भी आता, पंजाब से कोई आता, लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, बात करती थी, उनको बात करना बड़ा अच्छा लगता था। तो यहाँ पे खिचड़ीपुर में इनकी एक बेटी रहती है, तो उसका कॉल आया मेरे पास। अच्छा। एक मयूर बिहार में भी बेटा रहता है। तो मैंने उससे बस इतना बोला कि मैं अम्मा का खर्चा उठाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो आप इनको ले जाइए अपने घर और रखिए, और जो भी खर्चा होगा हम देते रहेंगे। क्योंकि उस समय इलेक्शन का समय था, भैया भी बाहर रहते थे, हम भी बाहर रहते थे, तो ये होता था कि कहीं उनको कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए हम लोगों ने उनकी बेटी से इस तरह से बातें करी। तो उनकी बेटी बोलती कि नहीं मेरे यहाँ जगह नहीं है, हम नहीं रख पाएंगे, ऐसा वैसा करके। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो हम चले जाते थे, तो फिर बच्चे अपना जो यहाँ पे लड़के रहते थे वो सब ध्यान रखते थे। बीच में उनके जैसे एनजीओ के थ्रू जैसे जो जो उनको देखा था, तो उनके अकाउंट में पैसा आता गया। तो 8-9 लाख रुपया उनके अकाउंट में डोनेट कर दिया डोनेशन आ लोगों ने। गया। तो दादी जी का मन बदल गया थोड़ा, फिर वो अपने बेटा प्रेम में आ गई थी। फिर उन्होंने जाके चेक किया कि मेरे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं। वो खुद ऑटो पकड़ के मयूर विहार गई, बैंक में चेक किया, एकदम पक्का हो गया। फिर आई, फिर उनकी बेटी आई, बोली कि मैं अम्मा को रखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो हम यहाँ पे रहते हैं। तो माता जी कहे कि नहीं मैं अब रहना चाहती हूँ। तो बीच में हम दोनों लोग कहीं चले गए थे, घर पे थे नहीं। उसी बीच दादी की जो बेटी थी वो आई और उनको ले के चली गई। फिर हम लोग बीच बीच में उनका हाल चाल पूछते रहे, तबीयत ठीक है, किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं है। संजय जी आज भी पूछते रहते हैं कि भाई माता जी का खबर लेते रहा करो। तो सर्वेश है लेता रहता है, आशुतोष को, जिसको भी अजीत हैं, विवेक है, किसी सबको ये दे रखा है कि बीच बीच में उनका हालचाल लेते रहो। तभी ठीक है, अपनी बेटी के पास है तो ठीक है। फिर वो भूल गई कि हम लोग भी हैं कुछ। एक बार अकाउंट में पैसा गया तो बेटी को भी इंटरेस्ट आया। हाँ, वो सबसे बलवान पैसा ही होता है आज की दुनिया में। इंसान से बढ़ के पैसा महत्व रखता है। एक अभी आपका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आपने जिक्र किया कि संजय जी कैसे पिता हैं और कितना जिम्मेदारी से करते हैं। वो किस्सा जरा सुना दीजिए, बाल काटने वाला थोड़ा। संजय जी को परिवार घर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाद में संजय जी देखेंगे तो मेरी क्लास लगेगी बढ़िया कि तुम मेरे घर में आके इस क्या चीज क्या को स्टोरीज लेके गया है। कई बार हो चुका है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि बच्चों के स्कूल आप चले जाइए, पेरेंट्स मीटिंग है तो आप देख लीजिएगा। तो बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे, और वहाँ जाते ही पूछा कि तब्बू का क्लास कौन सा है, उत्तू का क्लास कौन है। अब बच्चों का नाम उत्कर्ष बेटे का नाम, वर्तिका बेटी का नाम, क्लास पता नहीं था। तो
वहाँ पूछा होगा तो किसी ने बताया नहीं। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक चीज़ बताओ, बच्चों का नाम क्या है, कौन सा क्लास है। तो जो वहाँ का चपरासी था तो मेरे मोहल्ले का ही था। अच्छा। तो मैंने इनको बोला पहले आप तो वापस आ जाओ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पेरेंट्स मीटिंग में बैठने की। तो कहे क्यों? हम कहे आप आ जाओ। फिर वो आ गए। मैंने चपरासी जो था वहाँ का उसको मैंने फ़ोन किया कि भैया ऐसा है, तुम आज पेरेंट्स बन जाओ, दोनों का मार्कशीट लेके तुम मुझे दे देना। तो फिर ऐसा हुआ। फिर दूसरी घटना रही, संडे का दिन था। हर संडे को गोमती सफाई करते थे ये अच्छा। सारे गोमती साथियों घाट के का। साथ। हाँ, तो उस दिन मैंने बस बोल दिया कि बच्चे के बाल बड़े हो गए, थोड़ा सा ले जाके बाल कटवा देना। तो क्या ठीक है। मोटरसाइकिल पे दोनों बच्चों को बैठाए, नाई की दुकान पे ले गए। नाई की दुकान पे छोड़कर वो फिर गोमती सफाई में चले गए। अब मुझे लग रहा है 11 बज गया, 12 बज गया, बच्चे कितने बाल कटा रहे हैं। फिर मुझे सूचना आई कि भैया तो गोमती नदी सफाई कर रहे हैं और मेरे बच्चे दोनों छोटे, वो नाई की दुकान पे नाई वाला पार्ले जी पकड़ा के इन दोनों को चुप कराए पड़ा हुआ है और बच्चे रो रहे हैं। तो मैंने कहा कितने साल के थे? हमको लगता है 3-4 साल का बेटा रहा होगा, 6 साल की बेटी रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं था। तो फिर मैंने एक अपने मोहल्ले से लड़के को बुलाया। मैंने कहा कि जाओ दोनों बच्चों को उस दुकान से लेकर आओ। और बच्चे आके घर में खूब रो रहे थे, आज के बाद मैं पापा के साथ नहीं जाऊंगी, पापा छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब घर पे आए तो बच्चे खाना पीना खा के सो गए थे। तो मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? अरे यार वो तो नाई की दुकान पे हैं। मतलब भूल गए उसके बाद भी? हाँ, मैंने कहा हद है यार, आप ये इस तरह से आप बच्चों को कहीं भी छोड़ सकते हैं, तो हम तो आपके पास भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद मैंने घर का जिम्मेदारी उनको घर वाले भी नहीं देते थे। और अगर उनको गलती से कोई बोल देता था कि आज सब्जी ले आ देना, तो हम कहते थे मम्मी आज सब्जी तो आने वाली नहीं है, तो 3 दिन बाद सब्जी आएगी, तो इनसे कोई काम घर का मत करो, वो घर का काम हम कर लेंगे। तो बच्चों के प्रति हो या घर के प्रति हो लापरवाह तो बहुत थे। लेकिन सोशल वर्क में किसी की मदद करनी हो या पॉलिटिक्स करनी हो, उसमें उनको कोई आलस्य नहीं आता था। कभी वो देर नहीं करते थे। अगर 4 बजे जाना हो तो 3 बजे ही पहुंच जाते थे। तो कहते थे घर के लिए तुम हो ना, जब तुम जिम्मेदारी ले रखा है, तुम सब कर रही हो, तो मेरी क्या ज़रूरत है। तो आज के राजनीतिक लड़कों को एक मैसेज, वैधानिक चेतावनी कि इस कहानी के सारे पात्र सिर्फ संजय सिंह जी के साथ, सारे किरदार संजय सिंह जी के आसपास मिल सकते हैं। आप अपने जीवन में इस तरह की पत्नी की कल्पना ना करें, बच्चों की कल्पना ना करें, यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। वैसे मिसाल है। ओहो, अच्छा। तो अच्छा, घर में भी सबको ये लग गया था कि ये तो घर का कोई काम नहीं करेगा और ये है वो है। तो हम पापा को बोलते थे, तो पापा जो है कि जैसे कोई गलती भी होती थी तो जैसे होता है ना कि बेटे को डांटा जाए, बहू को डांटा जाए, कोई गलती अगर होती है तो उल्टा मेरे यहाँ था रिवाज कि बहू को सपोर्ट किया जाता था और बेटे को डांटा जाता था। तो ये बोलते थे यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है, यहाँ बेटे का सपोर्ट करना चाहिए था, यहाँ बहू की सपोर्ट होते। तो पापा मम्मी मेरे पक्ष में बोलते थे और इनको डांट पड़ती थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था फिर, क्योंकि पहली बार ऐसा होता था कि ससुराल में बहू की जगह बेटे को डांट पड़ रही है। तो इसलिए तो हमारी फैमिली शुरू से ही मतलब पढ़ी लिखी है, कभी रोक टोक नहीं रहा। कोई जैसे होता है कि घूंघटा काट के रखो, ये करके रखो, बाहर मत जाओ, कभी ऐसा नहीं हो। उल्टा ही ससुर जी मुझे सारे रास्ते दिखाते गए। फिर मम्मी भी 2 साल के बाद वो बोलती हैं कि मैं चेक साइन करके दे रही हूँ भाई, अब जाके पैसा निकालो, घर का सामान ले आओ, जो भी करना है करो। तो कभी इन लोगों ने जैसे हम मम्मी का चेक लेके गए, सैलरी लेकर आए, किराने की दुकान पे गए, सामान लेकर आए, दूध का पैसा दिया, जैसे होता आमतौर पे गृहिणियों का जो काम होता है। तो राशन ले आना, सब्जी ले आना, दूध वाले को पैसा देना। फिर जो पैसा बचता था मैं मम्मी को बोलती भाई आप मम्मी आपका पैसा बच गया ले लीजिए। तो कहती हैं कि सारे काम हो गए, हमके सारे काम हो गए, जो पैसे बचे वो आपको दे दिए। तो इसी तरह से काफ़ी सालों तक चलता रहा। मम्मी फिर कभी बैंक नहीं गई। और आज के डेट में एटीएम आ गया, उनको तो एटीएम कार्ड मिल गया, एटीएम तक नहीं गई हैं। कभी मुझे निकालने को दे देंगी, कभी पापा को दे देंगी। तो उनको कहती है कि क्या ही ज़रूरत है, जब आप तुम लोग हो, काम हो जाता है, तो मुझको जाने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से मेरा परिवार एकदम
बहुत अच्छा सपोर्टिंग परिवार। तो इसलिए ये शायद हम ये आगे तक ये काम हम कर पाए। कभी क्या होता है, पति अच्छे होते हैं, सपोर्ट करते हैं, फैमिली नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे हमको पति का भी सपोर्ट मिला और परिवार का भी सपोर्ट मिला, जो कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए। और हर काम में हम अपने मन से कर सकते हैं कि जो भी करना चाहे तो हम कर सकते हैं, किसी प्रकार का रोका टोकी नहीं है। और इतनी विपरीत परिस्थिति में भी सब एकदम मुट्ठी बंद करके, जी ताकत लगा के, चेहरे पे स्माइल रख के जी। मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक पॉलिटिक्स है और ये तानाशाही सरकार है। तो जिस बुलंद आवाज़ को पार्लियामेंट में सब लोग सुनते हैं, उसको कैसे दबाना है और कुछ नहीं कर सकते हैं तो जेल में ही डाल दो। तो संजय जी की आवाज़ को दबाने के लिए उनको केस में कुछ निकला नहीं, चार्जशीट में कुछ है नहीं, ईडी कुछ साबित नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर मेन मकसद है कि उनको जेल में डालना है। तो उन्होंने संजय जी को जेल में डाल रखा है। तो अच्छे काम, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया है। उन्होंने गरीब, मजलूमों और बेसहारों की आवाज़ उठाई है। अगर सच्चाई बोलने के लिए अगर जेल में जाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, तो परिवार उनका साथ देगा। अगर ये इसी के जगह कोई गुनाह करके जाते तो हो सकता है परिवार को भी कष्ट होता कि इन्होंने ये गलत काम करके गए हैं, तो मुझको भी अफसोस होगा, उनको भी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए हम लोग पूरे हिम्मत से स्ट्रॉन्ग हैं और वो भी उतने ही हिम्मत से हैं। आप देख रहे होंगे जब भी आते हैं, चाहे वो कोर्ट में आते हैं या अभी आप देखे होंगे नामांकन करने आए होंगे, तो चेहरे पे खुशी, हौसला उनके अंदर भी है। और उनको देख के परिवार को भी लगता है, उनके भाई बंधु को भी लगता है, हमारे घर में जितने लोग हैं सबको इस बात की खुशी है कि भैया स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो हम लोग भैया के हिम्मत को टूटने नहीं देना है। तो इसी तरह से हम लोगों को एकजुट होकर रहना है और एक दूसरे का सहारा बन के रहना है। ऐसा नहीं है कि संजय जी जेल में चले गए तो वो उदास उस कमरे में बैठे हैं, वो वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस घर में आपको एक सामान ही मिलेगा, जैसे पहले था वैसे आज भी मिलेगा। क्या पढ़ते हैं, दिनचर्या कैसी होती है संजय भैया की वहाँ पे? वो अभी कल बता रहे थे कि मैं आराम से सो के उठता हूँ, 8 बजे तक सो के उठता हूँ, कोई रोका टोकी नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है, और न मोबाइल है कि ट्विटर और फेसबुक। मेरी उंगलियाँ अच्छी हो चुकी हैं, इससे दिमाग बड़ा वो रहता है। तो वहाँ पे जैसे वॉक करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, और किताबें कुछ गई हैं, कुछ जब वो किताबें पढ़ लेते हैं। इस समय भगत सिंह की किताब पढ़ रहे हैं, तो मुझे जैसे फ़ोन हम लोग करेंगे तो बोलेंगे कि भगत सिंह को देखो इतने साल जेल रहे, और नेल्सन मंडेला इतने साल जेल रहा, गांधी जी इतने जेल रहे। तो मैंने एक क्वेश्चन करा था कि उनकी पत्नियों से किसी ने पूछा था कि उनका क्या हाल था, तो हंस पड़े, कहे कि हम के आपने भगत सिंह का बता दिया, गांधी का बता दिया, उनकी पत्नियों का किसी ने नहीं बताया। तो इसी तरह से फिर होता है कि मनोबल न गिरे, तो बताते रहते हैं कि इस तरह से स्ट्रांग होना है आपको। तो अभी रघु जी की किताबें हैं, और जाति प्रथा है, और गांधी अम्बेडकर कहीं दूर कहीं पास है, और ऐसे ऐसे कई किताबें उन्होंने 16 किताबें मंगाई थी, और अभी 4-5 किताबें, और दुर्गा भाभी करके कोई किताब थी उन्होंने बोला, तो सब सारी किताबें गई हैं। लेकिन अभी इस समय वो भगत सिंह पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर भगत सिंह आ रखे हैं। तो इसी तरह से उनका हिम्मत बढ़ा हुआ है और सबको हिम्मत बढ़ा रहे हैं। कितनी किताबें गई हैं अभी तक? अभी तक तो 20-25 किताबें जा चुकी हैं। और कितनी किताबें पढ़ चुके हैं वो? कौन से नंबर पे हैं? उन्होंने जो जैसे गांधी प्रथा है और जाति का वैचारिक वो है, ऐसे ऐसे ईश्वर है, तो 3-4 किताबें बहुत पतली पतली थी, तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। नेल्सन मंडेला को पढ़ डाला उन्होंने, 27 साल जेल में रहा, उसको भी मुझे बताते हैं कि एक नेल्सन मंडेला था, वो 27 साल जेल में रहा, इसलिए तुम लोग को चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उसमें मैंने थोड़ा सा मजाक बनाया कि जब 27 साल बाद नेल्सन मंडेला बाहर आया था तो उसकी पत्नी ने बहुत पॉलिटिक्स ज्वाइन करा था, उसने घर बना लिया था, पैसे बना लिए थे,
और वो जब आया तो उसने धोखा भी दिया था, शादी कैंसिल कर दे, मतलब तलाक दे दिया था। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो इस बात पे सभी ने इतने तेज हंसे कि अगर नेल्सन मंडेला बताएंगे, भगत सिंह बताएंगे, तो मुझे भी तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। तो इस बात पे क्या, अच्छा तुमको भी बनना है कि भाई आप तो 27 साल रहोगे नहीं, ये 27 साल के लिए है कि फिर कुछ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जब चर्चा करें तो हमारे घर में आशुतोष हैं, अजीत हैं, विवेक हैं, ये लोग कहते हैं भाभी ऐसा मत कर लेना, भाई को छोड़ के नहीं जाना। तो इन लोगों जो पीछे से मेरे ऊपर अपनी भाई की ताकत ये लोग बनते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे अगर कोई है तो मैं हूँ। तो इन लोग को मेरे साथ खड़ा रहना चाहिए। तो अभी जो नामांकन हुआ तो इसमें भी बड़ा हंसी मजाक चला, तो कि मैंने भी भरा था। तो ये लोगों ने, जैसे भैया के बहुत पुराने दोस्त एहसान भाई हैं, तो उनको कैसे ब्लैकमेल करना है, तो आशुतोष ने उनको फ़ोन किया कि उन्होंने बधाई दी कि संजय जी का नाम आ गया। क्या गलतफहमी में मत रहिए, भाभी हैं, अभी उन्होंने पर्चा दाखिल किया है, अभी वापस नहीं लिया है, तो हमारे लिए सांसद वो हैं। तो यहाँ पे माहौल कैसे हंसी खुशी का बनाया जाए, तो हमारे यहाँ सारे लोग को पता है कि कैसे खुश रहना है, कि किस तरह से बातचीत करके हम खुश रह सकते हैं, कैसे हंसी मजाक करके खुश रह सकते हैं। तो ये माहौल यहाँ पे सारे लोग क्रिएट करते हैं और सब खुश रहते हैं फिर। तो इसलिए संजय जी की कमी सबको महसूस होती है। पत्नी होने के नाते मुझे ज़्यादा इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर बस मन में ये आता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको अंदर किया है। और एक दिन वो बाहर आएंगे, और जैसे अभी नारे लग रहे थे कि शेर आया शेर आया, तो उसी तरह से जब शेर बाहर आके दहाड़ेगा तो फिर बहुत ही आगे ऊंचाई पे जाएंगे फिर। बहुत कम। अरविंद सर से कब मिलना हुआ था आखिरी बार? जिस दिन नामांकन हुआ नहीं, नाम आया था, जिस दिन नाम आ गया था कि संजय जी, एनडी गुप्ता जी और स्वाति मालीवाल, तो मैंने अरविंद जी से बात करी थी और फिर उनसे मिलने भी गए थे। और कल भी मैंने बात करी, तो मैंने कहा भैया धन्यवाद आपको कि आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि धन्यवाद किस चीज़ का, संजय मेरा भी तो है, मेरा भाई है, तो वो उसका तो होना ही था। बहुत बढ़िया। हमने देखी थी तस्वीरें जी की, दिवाली भी अरविंद सर के साथ आपने मनाई थी, सब लोग साथ में थे, एक परिवार के नाते सब लोग। हाँ, अभी उन्होंने एक, जैसे बड़े भाई हम लोग मानते हैं, तो उन्होंने उनको हम लोगों को एहसास नहीं होने दिया कि संजय जी नहीं है तो ज़्यादा दुख। तो एक बड़े भाई होने के नाते उन्होंने परिवार में आए, परिवार से सबसे मिले, बच्चों से मिले, मम्मी से मिले, और बहुत अच्छा भी लगा कि हमारे सर पे एक बड़े भाई का हाथ है। तो कमी महसूस नहीं होने दी कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ अरविंद जी भी हैं, और जो लोग हैं सब लोग आते रहते हैं। गोपाल जी आते रहते हैं, अभी कल भी वो आए थे। तो सभी का आना जाना लगा रहता है, वॉलंटियर भी आते जाते रहते हैं। तो अभी कुछ लोग थे तो ऐसे बोल रहे थे कि लग नहीं रहा है कि संजय भैया नहीं है, लगता है कि हम यहाँ आते तो संजय भैया नहीं है, और भाभी मिलती तो लग जाता है कि संजय भैया से हम लोग मिल लिए। तो यहाँ पे अभी किसी को इस चीज़ की फीलिंग नहीं होती कि भैया नहीं है तो नहीं जाना चाहिए, सिर्फ भाभी हैं। तो लेकिन उसी उत्साह के साथ सब आते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, तो अच्छा लगता है। सीमा भाभी से बात होती है आपकी? मनीष हाँ, सर कैसे हैं? सीमा भाभी की बात होती है, और हमारा हफ्ते में एक दिन जाना भी हो जाता है। अभी कोर्ट में जिस दिन स्कूटनी थी 10 तारीख को, तो उस दिन मनीष जी भी आए थे और संजय जी भी आए थे। तो कोर्ट हम कभी जाते नहीं थे, लेकिन ये हुआ कि इस दिन स्कूटनी हुई है तो राज्यसभा का एकदम पक्का हो गया है, तो एक बार जाके बधाई देना बनता है। तो बड़ा मन कोई हो रहा था, जाएं न जाएं, जाएं न जाएं। तो ऋषि बोलता है कि आज का खुशी का दिन है तो आपको चलना चाहिए। फिर हम लोग गए, वहाँ पे मनीष जी से भी मिले, मनीष जी से भी बात हुई और भैया से भी बात हुई। और बीच बीच में मनीष जी के यहाँ हम जाते रहते हैं, उनका हालचाल लेते रहते हैं। और मनीष जी भी कॉल आती है तो पूछते रहते हैं कि अनीता भाभी आई कि नहीं, क्या बात हुई, कब आई थी, तुमने कब बात करा। तो जैसे
कभी होता है कि हम लोग की बात अगर नहीं भी हुई रहती है तो ये बोल देती हैं भाभी कि नहीं नहीं बस अभी अनीता भाभी से बात हुई है, वो आती रहती हैं, हालचाल हम लोग का चलता रहता है। वीडियो कॉल पे कभी कभी हमारी भी बात हो जाती तो हम बोलते हैं मनीष जी कि आप लोग हौसला रखिए, आप लोग को टूटना नहीं है। हम क्या भैया हम लोग का हौसला रखें, बस आपको नहीं टूटना चाहिए, आपको देख के हम लोग का हौसला बढ़ेगा, हम लोग को देख के आपका हौसला बढ़े। तो आप कमज़ोर मत महसूस करिएगा, आप हो या संजय जी हो, हम लोग उसी हौसले के साथ हैं, बस आप लोग को टूटना नहीं है। तो बोलते नहीं हम लोग हिम्मत रखे हुए हैं और अच्छे से हैं, आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बीच में मीर बोलता है कि आप लोग की तो टेंशन नहीं, टेंशन तो हम बाहर वाले ही कर रहे हैं, आप लोग तो अंदर मस्ती कर रहे हैं। तो ये संजय जी से बात करके अंकल कहता अंकल आप लोग, आप और पापा तो मस्ती कर रहे हैं, आप लोग का तो लग रहा मन नहीं है कि बाहर निकल के आए, हम लोग फालतू का चिंता किए पड़े हुए। तो ऐसे वो अंकल से बात कर रहा था। तो लगता है कि कुछ नहीं, सब लोग स्ट्रांग है, मीर भी आ रखा है अभी। तो ठीक है, जो होगा वो ऊपर वाला ही सब सही करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से, हमारी कैंडिडेट वैशालीन की टीम की तरफ से आपको, संजय भैया को, आपके दोनों बच्चों को, पूरे परिवार को, आशुतोष भाई को। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का हौसला देख के हम लोगों को हौसला मिलता है और पूरा जो वॉलेंटियर बेस है जी, उन सबको ये जज्बा होता है कि इसी संघर्ष के साथ इस तानाशाह सरकार को फेस करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।